बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल में खुश आमदीद। मैं दुल्हन बने हुए अपने शौहर अजीम का इंतज़ार कर रही थी, जिससे अभी कुछ देर पहले ही मेरा निकाह हुआ था। आज से पहले मैंने अजीम की सिर्फ तस्वीर देखी थी और वो मुझे तस्वीर में ही बहुत अच्छे लगे थे। अजीम का ख़ानदान हमारे लिए बिल्कुल अजनबी था। ये रिश्ता किसी के ज़रिए हुआ था। मैंने अपनी सोच में बैठी हुई थी कि अचानक कमरे का दरवाज़ा खुला और अजीम अंदर दाखिल हुए, मेरे करीब आकर बैठ गए। गला खिंखारा, फिर अपनी बात शुरू की। मेरी तारीफ़ करने के बाद उन्होंने अपने घर वालों के मुतल्लक बताया और फिर मुझसे कहा कि इस कमरे में एक ऐसी चीज़ मौजूद है, लेकिन तुम मुझसे वादा करो कि तुम कभी इसे हाथ नहीं लगाओगी, कभी इसे खोलकर नहीं देखोगी, वरना अगर तुमने इसको हाथ लगाया, इसी दिन हमारा रिश्ते का आखिरी दिन होगा। मैं इसकी बात सुनकर हैरान हो गई और कमरे की तरफ नज़र दौड़ाई। आखिर इस कमरे में ऐसी क्या चीज़ मौजूद है जिसे मैं हाथ नहीं लगा सकती और जिसे हाथ लगाने से मेरा रिश्ता अजीम के साथ ख़त्म हो सकता है। इस कमरे में गैर मामूली चीज़ जो मुझे नज़र आई, वो एक पुराने तर्ज का संदूक था जो एक साइड पर रखा हुआ था। संदूक को देखकर महसूस हो रहा था कि वो इसके अंदर भारी है, कि इसे उठाना मुश्किल है। शायद यही वजह थी कि संदूक को यहाँ से उठाया नहीं गया था। मैंने संदूक को देखने के बाद सवालिया नज़रों से अजीम को देखा। हाँ, तुम सही समझी हो, मैं इस संदूक की ही बात कर रहा हूँ। अजीम ने मेरी नज़रों को सवाल बांधते हुए कहा। मुझे इनकी ये बात बहुत अजीब लगी थी, लेकिन खैर ये वक्त इन बातों का सोचने का नहीं था। असल मैंने ये ख्याल झटक दिया। नई ज़िंदगी, नई सुबह बहुत खुशगवार थी। सारा दिन मेहमानों की आमदो-रफ्त होती रही। मुझे देखने के लिए मोहल्ले की औरतें आती रहीं और सारा दिन गुज़रा। जब मैं अपने कमरे में आ गई तो मेरी नज़र इस संदूक पर पड़ी। मैं इस संदूक के सामने जाकर खड़ी हो गई और इसे गौर से देखने लगी। वो संदूक काफ़ी बड़ा था। इस पर मोटा सा ताला भी लगा हुआ था। मैं सोच रही थी कि 4-5 मज़दूर मंगवाकर इस संदूक को कमरे से बाहर निकाला जा सकता है। अभी तक इस कमरे में क्यों था? हालाँकि हमारी शादी हुई थी और हमारे कमरे को अच्छी तरह से सजाना चाहिए था। कोई गैर ज़रूरी चीज़ नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन ये अजीब बात थी जो मेरी समझ से बाहर थी। इसी वक़्त कमरे का दरवाज़ा खोला और मेरी नंद अंदर आ गई। इसने मुझे संदूक के सामने खड़े देखा तो मुझे महसूस हुआ इसके चेहरे का रंग फ़क हो गया है। इस संदूक को बाहर क्यों नहीं निकाला आप लोगों ने? कितना बेढंगा लग रहा है मेरे नए फर्नीचर के साथ। क्या किसी को ख़्याल नहीं आया कि इस बेढंगे संदूक को कमरे से बाहर निकालना चाहिए? मैंने अपनी नंद से कहा तो इसने गौर से मुझे देखा। फिर बोली, आप परेशान ना हो, हम जल्दी संदूक को दूसरे कमरे में शिफ्ट कर देंगे। फिर मैं और मेरी नंद बातों में लग गई और मैं संदूक को भूल गई, लेकिन भूलती भी तो कब तक। वो संदूक मेरे कमरे में ही पड़ा था। नंद के जाने के बाद फिर से मेरी नज़र इस संदूक पर जाकर ठहर गई और मैं सोच में पड़ गई। मैं एक बार फिर से उठी और संदूक के पास आई। अचानक से मेरे शौहर अंदर दाखिल हुए तो मैं चौंक गई, जैसा कि मेरी कोई चोरी पकड़ी गई हो। मैंने तुमसे कहा था ना इस संदूक के बारे में सोचना भी नहीं, अजीम ने सख्ती से कहा तो मेरा कलेजा मुंह को आ गया। पता नहीं क्यों मैं इतना डर गई थी इनके गुस्से से। हालांकि आज हमारी शादी को पहला दिन था। नहीं, मैं तो ऐसे ही देख रही थी। इसका डिज़ाइन काफ़ी कदीम है। मैंने अचानक से बात बदल डाली। वो फौरी संदूक के सामने से हट गई क्योंकि मैंने महसूस कर लिया था कि अजीम का चेहरा गुस्से से लाल हो गया है, लेकिन वो खुद पर ज़ब्त किए हुए बैठे थे। मैंने इनका ध्यान दूसरी बातों में की तरफ लगा दिया, लेकिन इस दिन के बाद से मैं बहुत ज़्यादा महतात हो गई थी। जो भी था, मैं अजीम की मुखालफत नाराज़गी मोल नहीं ले सकती थी किसी भी कीमत पर। कुछ दिन यूं नहीं गुजर गए। मैंने लाख लाख को कोशिश की मैं इस संदूक का ख्याल अपने जहन से निकाल दूं, लेकिन मेरी लाख कोशिश के बावजूद भी मैं ये सब ना कर सकी। मेरा तजस्सुस दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा था। एक दिन जब अजीम घर पर नहीं थे, तब मैंने संदूक के ताले की चाबी ढूंढना शुरू कर दी और पूरा कमरा देख लिया, लेकिन मुझे चाबी नहीं मिली। फिर मैंने ताले को गौर से देखा, इसे खोलने की कोई सूरत है या नहीं, लेकिन मुझे मायूसी हुई। फिर एक दिन मैंने अपनी सास से संदूक का जिक्र किया तो
तो इसका चेहरा भी फक हो गया, जैसे कि मेरी नंद का हुआ था। अब तो मैंने सोच लिया था कि मैं इस संदूक का राज जानकर ही रहूंगी। आखिर ऐसा क्या था इस संदूक में जो मेरे कमरे से हटता ही ना था, और इसको खोलने पर मेरा रिश्ता कैसे ख़त्म हो जाता अज़ीम के साथ। एक दिन जब मैं सब घर वालों किसी शादी में जाने के लिए तैयार हो गए तो मैंने सर दर्द का बहाना बना लिया और घर पर ही रही ताकि मैं इस संदूक का राज जान सकूं। मैंने पूरा कमरा तलाश किया, बल आखिर मुझे इसकी चाबी मिल गई। मैंने फौरी से दरवाज़ा लॉक किया और संदूक खोलने की कोशिश की और मैं कामयाब हो गई, लेकिन संदूक खोलते ही मेरा सर चकराने लगा, क्योंकि संदूक में तो कुछ था ही नहीं। वो संदूक बिल्कुल खाली था। मैं सोच में पड़ गई कि जब इसमें संदूक खाली था तो मेरे शौहर ने मुझे क्यों मना किया था इसे खोलने से, और मेरी सास और नंद के चेहरा फाक क्यों हो गया था। संदूक में से न जाने क्या बरामद होगा, लेकिन ऐसा कुछ ना हुआ तो मुझे मायूसी हुई। दूसरे मानी में मुझे मज़ा नहीं आया संदूक को खाली देखकर। इसे कहते हैं खुदा पहाड़ निकला चूहा, और वो भी मरा हुआ। मैंने मायूस होकर संदूक को फिर से बंद करके ताला लगा दिया और चाबी वापस उधर ही रख दी। लेकिन मुझे अपने शौहर पर गुस्सा आ रहा था कि जब संदूक खाली था तो मुझे इस किस्म की ख़तरनाक धमकियां देने की क्या ज़रूरत थी, वो भी शादी की पहली रात। फिर कुछ अरसा यूं ही गुजर गया। एक दिन मैंने अपने शौहर से सवाल किया कि आखिर इसमें ऐसा क्या है जो इस कमरे से निकलता नहीं है और आपको इतना बुरा लगता है जब मैं इसके पास जाती हूँ। मेरे शौहर ने कहा, आइंदा अगर तुम्हें संदूक के मतलब कोई भी सवाल किया या संदूक का जिक्र किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैंने इनके इस रवैये के अचानक बदलाव पर हैरान थी। वो मुझसे मोहब्बत भरी बातें कर रहे थे, लेकिन जैसे ही संदूक का जिक्र आता इनका चेहरा गुस्से से लाल हो जाता था। खैर, इसी दिन के बाद मैंने संदूक के मतलब सोचना ही छोड़ दिया। एक रात अज़ीम ने कहा वो किसी काम से शहर से बाहर गए हैं और रात को घर नहीं आएंगे, इसीलिए मैं सो जाऊं, इनका इंतज़ार ना करूं। मैंने इनकी बात मानते हुए सो गई, लेकिन आधी रात को किसी शोर से मेरी आंख खुली, जैसे कि कोई चीज़ गिर गई हो, किसी ने दरवाज़ा खोलकर बंद किया हो। ऐसा ही कुछ और बात थी। जैसे मैंने समझने की कोशिश कर रही थी, यूँ मेरी नींद में खलल का बायस बनी थी। मैं एकदम से उठ बैठी। कमरे में अंधेरा था, लेकिन किसी दाखिल होने वाली रोशनी ने एक साया दिखाया कि संदूक के पास खड़ा था। मेरी तो जान ही निकल गई। आधी रात को कौन मेरे कमरे में आया था। मैं इतनी खौफज़दा हो गई थी कि चीख तक ना मार सकी, बल्कि फटी फटी आंखों से साये को देखने लगी। मैंने अपनी सास और अपनी नंद को पुकारना चाहा, लेकिन खौफ के बारे मेरी आवाज़ तो जैसे मेरे हलक में ही फंस कर रह गई। लेकिन थोड़ी देर बाद ही मुझे ऐसा मंजर देखने को मिला जिसने मेरी रूह को राज कर रख दिया था। इसने साये ने संदूक को खोला और इसके अंदर जाकर पुश हो गया। मैंने हिम्मत जमा की और भागती हुई अपनी सास के कमरे में आई। सारा माजरा इन्हें सुनाया तो उन्होंने कहा, ये मेरा वहम है, मैंने ज़रूर कोई बुरा ख्वाब देखा है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन मैं जानती थी कि ठीक मैंने ख्वाब नहीं देखा। मुझ में हिम्मत नहीं थी कि मैं अपने कमरे में जाकर देखूं। मैंने अपनी सास के कमरे में मेरे कमरे में चलें तो मेरे साथ वो आई। मैंने देखा संदूक का ताला खुला हुआ था। देखा आपने, मैंने कोई डरावना ख्वाब नहीं देखा। जो देखा था वो हकीकत थी। मेरी नज़र का धोखा नहीं था, वरना ये संदूक क्यों खुला होता। इसका ताला भी नहीं है। मैंने अपनी सास से कहा तो उन्होंने मुझे समझाया कि ऐसा कुछ नहीं है। मेरी सास ने संदूक खोलकर दिखाया तो वैसे ही खाली था। अब मैं सोच रही थी कि ये साया था और वो कहाँ गया, क्योंकि मैंने अपनी आँखों से इसे साये को संदूक को खोलते हुए देखा और इसके अंदर जाते हुए भी देखा था। उन्होंने मुझे कहा कि मैं आराम से सो जाऊं, लेकिन मुझे अब नींद कहाँ आनी थी। मैं नंद के साथ इस कमरे में सो गई और जब तक अज़ीम वापस नहीं आए अब तब मैं अपने कमरे में नहीं गई। फिर दिन यूं ही गुजर गए, लेकिन वो रात मेरे जहन में जैसे
पुश्त रह गई थी। मैंने अज़ीम को भी इस वाक़े के मुतल्लिक़ आगाह किया। दोनों ने कहा ये मेरा वहम है या फिर शायद मैंने इल्म का जब घर का हर फ़र्द अंसार को जटलाए तो हाँ, इसकी ज़हनी हालत नॉर्मल ही रहती है। कोई भी मेरी बात पर यकीन करने के लिए तैयार नहीं था। अब तो मुझे सब पागल समझने लगे थे। मेरी सास कह रही थी कि मैंने इस बात को अपने सर पर सवार कर लिया है। मेरी नंद ने कहा मुझे दूसरी चीज़ों में दिलचस्पी लेनी चाहिए। मैंने इनके बात मानते हुए दूसरी चीज़ों में दिलचस्पी लेना शुरू कर दी। लेकिन फिर एक दिन एक अजीब वाक़या हो गया। घर में मेरी नंद की मेहंदी थी। सब इसमें मसरूफ़ थे। मैंने भी अपना कमरा बंद किया और बाहर लॉन में आ गई। यहाँ पर महफ़िल सजी हुई थी। ये रात का वक़्त था। हर कोई खुश गपियों में मसरूफ़ था। मैं भी महफ़िल आ गई मगर अज़ीम कहीं नज़र नहीं आ रहे थे। काफ़ी देर से मैं इनकी तलाश में थी। इन्हें ढूंढते ढूंढते मैं अपने कमरे तक आई। मुझे लगा शायद वो कमरे में होंगे, लेकिन मैंने देखा कि कमरे का दरवाज़ा लॉक था। खोला। मैं समझ गई कि अज़ीम हो सकता है इनके सर में दर्द हो गया हो और वो इधर ही सो गए हो। मैंने सोचा इन्हें डिस्टर्ब ना करना सही नहीं होगा, इसीलिए मैंने कमरे की चाबी तलाश की। जहाँ पर तमाम घर की चाबियाँ रखी हुई थी, वहाँ से मेरे कमरे की चाबी मिल गई। मैंने आराम से दरवाज़ा खोला तो देखा वहाँ पर कोई नहीं था। ऐसे कैसे हो सकता है? अगर कमरे में कोई नहीं था तो कमरा लॉक किसने किया? मैं काफ़ी देर तक खड़ी सोचती रही, फिर वापस जाने के लिए मुड़ी और दरवाज़ा बंद किया। फिर मुझे याद आया कि शायद मेरा मोबाइल अंदर है। मैंने दरवाज़ा दोबारा खोला तो मेरी हैरत की इंतहा नहीं रही। अज़ीम कमरे में खड़े थे। संदूक के सामने अभी भी ने वो पूरा कमरा तलाश कर लिया था। वो कमरे में कहीं भी नहीं थे, बाथरूम में भी नहीं थे। फिर अचानक ऐसे कमरे में आ गए। मेरा सर चकराने लगा। थोड़ी देर पहले मैंने पूरा कमरा तलाश किया था, आप कहीं भी नहीं थे। मेरी बात सुनकर इनके चेहरे का ज़ाविया बदल रहा था। मैंने महसूस किया कि इन्हें गुस्सा आने लगा है। वो गुस्से में कुछ कहने वाले थे कि किसी ने इन्हें पुकारा और वो बाहर से महफ़िल में चले गए। अब तो मैं परेशान हो गई थी कि फिर ऐसा ही बार-बार होने लगा था। अज़ीम कमरे में चले जाते और गायब हो जाते। इन्हें ढूँढती रह जाती, लेकिन वो नहीं मिलते। तो थोड़ी देर बाद जब मैं बाहर जाती तो इसी कमरे से बरामद हो जाते। मैंने बार-बार इससे मुतल्लक़ पूछा, लेकिन वो ही गुस्सा। उन्होंने कहा कि आइंदा इस किस्म का सवाल किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मेरा भी जवाब दे गया। मैंने भी चीख चिल्लाने लगी, आप समझते क्या हैं? मैं बेवकूफ़ हूँ, पागल हूँ। मैं इस घर में एक नॉर्मल ज़िंदगी गुज़ारना चाहती हूँ, मगर मुझे आप लोग समझते ही नहीं, समझने की कोशिश ही नहीं कर रहे। मुझे कुछ बताना नहीं चाहते या फिर क्या राज़ है इस संदूक का? आज आप मुझे बता ही दें, मैंने चीखते हुए कहा। तो अज़ीम ने एक ज़ोरदार थप्पड़ मेरे मुँह पे दे मारा तो मेरे 14 तबके रोशन हो गए। बस इसी थप्पड़ ने मुझे बागी बना दिया। मैं बाहर से तो खामोश हो गई, लेकिन मेरे अंदर एक वहशत बरपा थी। फिर एक दिन अज़ीम 2 दिन के लिए शहर से बाहर गए तो मैंने ठान ली थी कि तुम्हारे संदूक को यहाँ से हटा कर रहूँगी, चाहे कुछ भी हो जाए। आधी रात को मैं उठी और इस संदूक को हटाना शुरू किया, लेकिन वो बहुत भारी था, मुझसे हट नहीं रहा था। थोड़ी सी कोशिश के बाद वो हट गया। जैसे ही मैंने इसे हटाया, संदूक वाली जगह पर खड़ी हो गई तो अचानक धड़म से नीचे गिर गई। मेरी हैरत की इंतहा न रही कि मैंने नीचे कैसे गिर गई। फिर मैंने आंखें खोलकर बगौर इसी जगह का जायज़ा लिया। वो एक तह खाना था, यानी संदूक सिर्फ दिखावे के लिए रखा गया था। इसके नीचे एक तह खाने का राज पोशीदा था। यहाँ पर एक छोटी सी सीढ़ी रखी हुई थी नीचे उतरने के लिए, लेकिन मैंने सीढ़ी से स्लिप हो गई और नीचे गिर गई। हिम्मत करके उठी और वहाँ का जायज़ा लेने लगी तो मेरी नज़र एक वजूद पर पड़ी तो मेरी हैरत की इंतहा न रही, क्योंकि वो एक औरत थी और इसके हाथ पाँव बंधे हुए थे और इसके मुँह पर पट्टी लगी हुई थी। वो औरत मुझे फटी-फटी नज़रों से देख रही थी।
میرا تو دماغ چکرا کر رہ گیا تھا۔ یہ سب کیا ہو رہا تھا؟ میرے شوہر اور میرے گھر والوں نے میرے کمرے کے نیچے ایک تہہ خانہ بنا کر وہاں ایک عورت کو چھپا کر رکھا ہوا تھا، وہ بھی اس حالت میں۔ میں آہستہ آہستہ سے چلتی اس عورت کے قریب آ گئی اور اس کے منہ سے پٹی نکالی تاکہ وہ کچھ بول سکے۔ کون ہو تم اور تمہیں یہاں کس نے رکھا ہے؟ اس حالت میں نے اس عورت کے سامنے بیٹھتے ہوئے کہا تو وہ رونا شروع ہو گئی۔ تم عظیم کی دوسری بیوی ہو نا؟ اس عورت نے مجھ سے سوال کیا تو دوسری بیوی کے لفظ پر میں حیران رہ گئی۔ آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، میں عظیم کی ایک ہی بیوی ہوں۔ میں نے اس عورت سے کہا، نہیں تم اس کی بیوی نہیں ہو، اس کی پہلی بیوی میں اور تم اس کی دوسری بیوی ہو۔ اس عورت کو اس انکشاف پر تمہیں حیران رہ گئی۔ وہ کیا بول رہی تھی؟ میری سمجھ سے باہر۔ اب کیا کہہ رہی ہیں میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا۔ اگر آپ عظیم کی پہلی بیوی ہیں تو اس حالت میں یہاں کیوں ہیں؟ عظیم نے مجھ سے یہ بات کیوں چھپائی؟ وہ مجھ سے کیوں جھوٹ بولیں گے؟ آپ کی بات پر یقین نہیں آ رہا۔ میں نے اپنے شوہر کو اس تھوڑے سے عرصے میں اچھی طرح سے جان لیا ہے، تو اس طرح نہیں کر رہے۔ میں نے عظیم کی طرفداری کرتے ہوئے کہا، میں ان کی بیوی تھی اور مجھ پر یقین تھا۔ عظیم کو چھوڑ کر کسی اجنبی عورت کا اتنی جلدی یقین نہیں کر سکتی تھی۔ پھر بھی میں پرسکون ہو کر اس کی بات سننے کے لیے تیار تھی، کیونکہ حقیقت سے آشنا ضروری تھا۔ جو عورت میرے سامنے تھی، اس کی حالت اس وقت رحم طلب تھی۔ میں اس کی پہلی بیوی ہوں اور اس نے تم سے دوسری شادی کی ہے۔ میں بانجھ تھی، اس لیے مجھ سے اولاد نہیں ہوئی، تو اس نے یہ میری حالت کر دی اور تم سے یہ بات چھپائی اور تم سے شادی کر لی۔ اس عورت نے بتایا تو میرا دل ڈوب گیا۔ کیا وہ سچ کہہ رہی تھی؟ کیا واقعی عظیم نے مجھے دھوکہ دیا ہے؟ کیا واقعی یہ عورت اس کی بیوی ہے؟ اتنے سارے سوالات میرے ذہن میں گھومنے لگے تھے اور مجھے اس کا جواب نہیں مل رہا تھا۔ میں کیسے یقین کر لوں آپ کی بات کا؟ میں نے ہی ہمت کر کے اس عورت سے پوچھا۔ اس کی بات سن کر تو مجھ سے کچھ بولا ہی نہیں جا رہا تھا۔ میرے پاس ثبوت ہے، اگر تم مجھے کھول دو تو میں تمہیں سب بتا دوں گی۔ اس عورت نے کہا تو میں سوچ میں پڑ گئی۔ اسے کھولنے سے ہی ہو سکتا ہے یہ کوئی خطرناک عورت ہو اور جھوٹ بولنے کی ہو، عظیم نے اسی لیے یہاں چھپا کر رکھا ہو۔ پتہ ہے یہ پاگل ہو، میرے لیے فیصلہ کرنا مشکل ہو گیا تھا۔ یہ گھر جس میں عظیم اور اس کی ماں بہن رہتی ہیں، یہ گھر میرے نام پر ہے۔ میرے والد نے مجھے شادی کے تحفے کے طور پر دیا تھا۔ عظیم کے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا۔ وہ جو فیکٹری چلا رہا ہے وہ میرے باپ کی ہے۔ لوگوں کے پاس میرا سب کچھ ہے۔ میں ان سے کہا تھا کہ اگر عظیم نے دوسری شادی کر لی تو میں ان سے گھر اور اپنی تمام ملکیت چھین لوں گی۔ اسی وجہ سے عظیم نے مجھے یہاں قید کر کے رکھا ہوا ہے اور زمانے میں یہ پھیلا دیا ہے کہ میں بھاگ گئی ہوں اپنے عاشق کے ساتھ۔ آج کل میڈیا کا دور ہے۔ اسے دھمکی دی کہ میں میڈیا کے آ کر تمہیں برباد کر دوں گی۔ تم نے میرے ساتھ برا سلوک کیا، میری فیکٹری پر قبض ہو گئے، میرے گھر پر قبض ہو گئے۔ اس دھمکی کی وجہ سے اس نے مجھے یہاں قید کر دیا۔ اس عورت نے بتایا تو میں حیران رہ گئی۔ اب میں پریشان بیٹھی ہوئی تھی۔ پھر میں نے اس عورت کے ہاتھ منہ کھول دیے تھے اور وہ اوپر کمرے میں میرے ساتھ آئی اور اس نے اپنا نکاح نامہ بھی دکھایا اور تمام ثبوت دکھائے۔ اس کی میڈیکل رپورٹ بھی دکھائی جس میں شوہر کا نام عظیم لکھا ہوا تھا۔ عظیم کے دستخط تھے کافی کاغذات پر، یعنی وہ عورت سچ کہہ رہی تھی۔ واقعی اس کے ساتھ بہت بڑا ظلم کیا گیا تھا اور میرے ساتھ دھوکہ۔ مجھے شدید غصہ آ رہا تھا، لیکن اس عورت نے کہا، یہ وقت غصے کا نہیں بلکہ حکمت عملی کا ہے۔ جو لوگ مجھے تہہ خانے میں قید کر سکتے ہیں تو وہ لوگ تمہارے ساتھ بھی ایسا سلوک کر سکتے ہیں۔ اسی لیے بہتر ہے کہ ہم طریقے سے کام کریں، بس تم نے میرا ساتھ دینا ہوگا۔ میں نے اس عورت کی بات سن کر سر ہلایا اور راضی ہو گئی۔ میں نے اس سے پوچھا کہ جب آپ کو اولاد نہیں تھی تو آپ نے عظیم کو دوسری شادی کی اجازت کیوں نہ دی؟ تو اس نے بتایا کہ یہ لوگ
धोखेबाज हैं, लालची लोग हैं, इसकी दौलत पर कब्जा करके बैठे हैं, इस पर जुल्म करते हैं। इसने बताया कि मैं नहीं चाहती थी कि कोई और लड़की की ज़िंदगी ख़राब हो, इसकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाए। ये लोग जेल के हकदार हैं, याशी के नहीं। देखो, इन्होंने तुमसे सच छुपाया कि ये इनकी असलियत का मुंह बोलता सबूत है। किसी लड़की को इतना बड़ा धोखा देना ये एक अच्छे इंसान की निशानी है। मुझे खुद बताओ, सोचकर इस औरत ने कहा। मुझे इसकी बात सही लगी। इसने कहा कि हमें पुलिस को इत्तला करनी चाहिए। पुलिस का नाम सुनकर मैं परेशान हो गई। इस औरत ने कहा, अगर मैं सीधा सा सवाल किया अजीम से तो वो इस औरत के साथ मुझे भी तहखाने में बंद कर देगा। मैंने सोचा वो सही कह रही है। जब वो अपनी पहली बीवी को बगावत की वजह से तहखाने में कैद कर सकता है तो मुझे क्यों नहीं। हम अभी बातें कर ही रहे थे तो अचानक कमरे का दरवाज़ा खुला और अजीम, मेरी सास, मेरी नान तीनों अंदर आ गए। मैंने तुमसे कहा था ना कि संदूक के पास मत जाना, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। अजीम ने एक ज़ोरदार थप्पड़ मेरे मुंह पर रसीद करते हुए कहा। इनका चेहरा गुस्से से लाल हो गया था। वो मुझे मज़ीद मारना चाहते थे, लेकिन मेरी सास और मेरी नंद ने पकड़ कर रोक दिया। अजीम, इसे मत मारो, अभी इसे हकीकत का इल्म नहीं है। ये इस औरत की बातों में आ गई होगी। ज़रूर, पहले इस पर सारी सच्चाई वाज़िया कर दो। मैंने तुम्हें औरत पर हाथ उठाना नहीं सिखाया, मेरी सास ने कहा। मैंने हैरत से अपनी सास की तरफ देखा और बोली, आपने अपने बेटे को ये तो सिखाया कि पहली बीवी को तहखाने में कैद कर दे। मैंने गुस्से से चीखते हुए कहा, भाभी आप सारी हकीकत से अनजान हैं। जब आपको सच्चाई पता चलेगी तो आपको अपने ही अल्फाज पर शर्मिंदगी होगी। इसीलिए गुस्सा ना करें, हमारी बात सुने आराम से। मेरी नंद ने कहा, मुझे आप लोगों की कोई बात नहीं सुननी। आप लोगों की सारी हकीकत मुझ पर मेरे सामने आ चुकी है। आप लोग धोखेबाज हैं। आप लोगों ने मुझे धोखा दिया है। इस औरत बेचारी को कैद कर दिया। आप लोगों को जेल जाना चाहिए। मैंने कहा, ये सच है, ये मेरी पहली बीवी है, लेकिन ये बेचारी नहीं है। अजीम ने कहा, ये बे औलाद है, बेचारी है। इसके साथ आप लोगों ने जुल्म किया है और मैं इसका साथ दूंगी। इसकी तमाम दौलत आप लोगों ने हथिया ली, इससे हाल में छोड़ दिया। आप लोगों को अंदर कोई इंसानियत है या नहीं? मैंने गुस्से से कहा तो मेरी सास ने मुझे पकड़ कर आराम से बैठाया। कहा, बेटा पहले हमारी बात सुन लो। फिर मेरी सास ने आराम से सारी सच्चाई मुझे बताना शुरू कर दी। बेटा, ये बात सच है कि मेरा ये घर इसी औरत का है। हमारे पास जो भी है इस औरत का है, लेकिन इसने हमारे सर बहुत जुल्म किया है। इसने मेरे शौहर को जहर देकर मार दिया और मुझे और मेरी बेटी को भी जान से मार देना चाहती थी, लेकिन हम बच गए। ये एक इंतहाई बुरी औरत थी जिसने मेरे बेटे को अपनी मोहब्बत के जाल में फंसाया। अपनी दौलत का लालच देकर इसे शादी की, लेकिन मेरे बेटे ने दौलत की लालच में इसे शादी नहीं की। वो इसे सच्ची मोहब्बत करता था, लेकिन ये एक जहनी मरीज़ा औरत है। इसने हमारे साथ बुरा सलूक किया है। हमने बहुत बर्दाश्त किया, लेकिन एक दिन इसने नफ़रत और हसद की आग में आकर खाने में जहर मिला दिया और मेरे शौहर, मुझे और मेरी बेटी को दे दिया। लेकिन इत्तेफाक से मैंने और मेरी बेटी ने नहीं खाया, लेकिन मेरे शौहर को भूख लगी हुई थी। उन्होंने जल्दी से खाना खाया। थोड़ी देर बाद हमने देखा कि खाना सारा सब्ज़ हो चुका है और मेरे शौहर मुर्दा हालत में पड़े हैं। हम इन्हें जल्दी से डॉक्टर के पास ले गए तो मालूम हुआ कि इन्हें खाने में जहर देकर मार दिया है, और जब खाने का मायना किया तो इसमें वाकई जहर था। ये पुलिस केस था, लेकिन अजीम का दोस्त जो एसपी था, इसे अजीम ने कहा कि मेरे ख़ानदान की इज़्ज़त का मामला है, ये मेरी बीवी है, इस पर मुकदमा दर्ज हो तो कोर्ट कचहरियों में मेरी अपनी ही इज़्ज़त रुल जाएगी। इसीलिए अजीम ने इसे तहखाने में कैद कर दिया। सज़ा के तौर पर अगर इसे कैद ही होना थी तो इसे घर में ही अजीम ने कैद कर लिया, घर में पनाह दी, वरना इसकी जगह जेल में ही थी। जुल्म हमने नहीं किया, जुल्म इस औरत ने किया है। मेरा सुहाग लूट कर, मेरे बच्चों से इनके बाप का साया छीन कर, मेरी सास ने कहा और फूट फूट कर रोने लगी। मैंने देखा मेरे शौहर भी रो रहे हैं और मेरी नंद भी रो रही थी। अब मैं परेशान हो गई थी कि किस बात का यकीन करूं और किस का नहीं। वो औरत झूठ बोल रही थी।
میرے گھر والے سچے تھے یا میرے گھر والے جھوٹ بول رہے تھے، اور وہ عورت سچی تھی؟ میں فیصلہ نہیں کر پا رہی تھی۔ میں ابھی سوچ ہی رہی تھی کہ اس عورت نے کمرے میں موجود کسی وزنی شے سے میری ساس کے اوپر حملہ کیا اور اس کا سر توڑ دیا۔ اب میری ساس کے سر سے خون بہہ رہا تھا۔ میں نے حیرت سے اس عورت کی طرف دیکھا تو وہ گلدان تھا۔ اس نے گلدان میری ساس کے سر پر مارا تھا، اور اب وہ میری نند پر حملے کے لیے تیار تھی کہ اس عظیم نے اسے پکڑ لیا۔ میری ساس کی حالت غیر ہو چکی تھی۔ ان کے سر سے خون بہہ گیا تھا۔ میری نند فوری انہیں ہسپتال لے گئی۔ عظیم پھر سے اس عورت کو تہہ خانے کی طرف لے جانے لگے تو وہ چیخنے مارنے لگی، جان سے مار دوں گی، تمہارے باپ کو مارا تھا میں نے، تمہاری ماں کو بھی مار دوں گی، اور تمہاری بہن کو بھی۔ نفرت ہے، نفرت ہے، نفرت ہے، تمہاری ماں بہنوں سے مجھے نفرت ہے، عظیم کی بیوی چیختے چلاتے ہوئے بول رہی تھی، اور عظیم نے پھر اسے قید خانے میں قید کر دیا۔ وہ اس وقت واقعی ذہنی مریضہ لگ رہی تھی۔ تمام تر سچائی مجھ پر واضح ہو چکی تھی۔ اس عورت نے خود ہی اپنے جرم کا اعتراف اپنے منہ سے کر لیا تھا۔ میں سمجھ گئی تھی کہ میرے سسرال بے قصور ہے۔ بعد میں عظیم نے مجھ سے معافی مانگی اور اس نے کہا کہ مجھے سچائی بتا دینی چاہیے تھی، لیکن وقت آنے پر عظیم نے بتایا کہ اس کی پہلی بیوی بانجھ نہیں تھی، اسے بچہ ہوا تھا، لیکن اس نے خود ہی اپنا بچہ ضائع کروا دیا۔ اس کے بعد اس میں کچھ پیچیدگیاں پیدا ہو گئیں، جس کی وجہ سے وہ دوبارہ ماں ہی نہیں بن سکی۔ یہ غلطی اس کی اپنی تھی۔ اس نے خود اپنا مقدمے میں سیاہی لکھ دی تھی۔ میں نے عظیم سے کہا اس عورت کو پاگل خانے میں داخل کروا دیں، ساری زندگی وہاں قید رہے گی، اس کی یہی سزا ہے۔ میری بات مانتے ہوئے عظیم نے اسے پاگل خانے میں داخل کروا دیا۔ میری ساس کافی دن ہسپتال میں رہی، لیکن شکر ہے خدا کا کہ ان کی جان بچ گئی تھی، اور میں نے خدا کا شکر ادا کرتی ہوں کہ اس عورت کی باتوں میں آ کر میں نے عظیم اور اس کے گھر والوں کو جیل نہیں بھیجا۔